हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो लेक्चर है वो है सिस्टम ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान। कि सर पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में टैक्स के लॉस क्या हैं, और सर पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन किसकी अंडर में आती है, कौन कौन किन के पास राइट्स हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि सर अगर पाकिस्तान में हमें टैक्स लेना है, किससे लेना है सर? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से। तो क्या हम कोई भी गवर्नमेंट अपने जो बंदे हैं, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, क्या वो रोड पे खड़े होके लोगों से टैक्स लेंगे? जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले या काली जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, काली वर्दी वाले, क्या वो जो खड़े होकर लोगों को नहीं रोकते, उनसे चेकिंग करते हैं, उनसे लाइसेंस मांगते हैं? इसी तरह क्या लोगों को रोड के ऊपर रोक के उनसे क्या टैक्स की कलेक्शन की जाएगी? नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। मतलब कि हमें इसके पीछे कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। तो आए चलते हैं। सबसे पहले आप सब ने बचपन में मैट्रिक के अंदर या आई थिंक सो 9th क्लास के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सर उसी बेस से सारे मुल्क के कानून बनते हैं। मतलब कि हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो सबसे सुप्रीम लॉ है। क्या है सर? मैं लिख देता हूं, सुप्रीम लॉ। मतलब इस मुल्क के जितने भी कानून हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बेस करते हैं। अब सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बात लिख दी गई है कि टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब टैक्स इम्पोज किया जाएगा इनकम के ऊपर एंड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है। तो सर अब अगर ये बात लिख दी गई है तो क्या अब हम लोग खड़े कर दें? अब क्या गवर्नमेंट अपने बंदे खड़े कर दे टैक्स कलेक्शन के लिए? नहीं, अभी भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ इतनी सी बात लिखी है ना। तो मतलब कि हमें पूरा कानून बनाना पड़ेगा कि सर इनकम पे कैसे टैक्स कलेक्ट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कैसे टैक्स कलेक्ट होगा। तो सर उसके लिए कानून लॉ बनेगा। क्या बनेगा? लॉ बनेंगे। अब लॉ कौन बनाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कानून कौन बनाता है। तो देखिए, कानून बनाने के लिए हमारे पास जो है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सर दो चीजें होती हैं, एक होती है नेशनल असेंबली और एक होती है सेनेट। यहां पे जो लोग बैठे होते हैं वो कानून बनाते हैं और कानून को पास करते हैं। देखिए, कानून बनाने वाला तो कोई एक एक्सपर्ट ही होगा, जो लॉयर होगा या कोई भी लॉ का एक्सपर्ट होगा, लेकिन वो जो कानून पास किया जाएगा वो इन असेंबली से पास किया जाएगा, नेशनल असेंबली एंड सेनेट से कानून पास किया जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कि सर ये नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कौन से लोग बैठते हैं? सर ये वही लोग होते हैं जिनको हम चूज करते हैं, वोटिंग राइट से, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं, अलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट तो कोई और करता है, हम क्या करते हैं? अलेक्ट करते हैं। उनको अलेक्ट करते हैं कि आप नेशनल असेंबली में आए और आप मुल्क को चलाएं, मुल्क के कानून बनाएं, मुल्क के कानून जो होंगे वो इंप्लीमेंट होंगे और चलेंगे। ठीक है। तो सर जब कानून बने तो लॉ बन के दो लॉ निकले, टैक्स के हवाले से दो लॉ निकले, जो हमारे लिए, जो हमारी इस पूरी पार्ट होगा जर्नी का। नंबर 1 इज इनकम टैक्स लॉ, नंबर 2 इज सेल्स टैक्स लॉ। इस पार्लियामेंट से दो कानून निकले, एक निकला इनकम टैक्स लॉ और एक निकला सेल टैक्स लॉ। ठीक है। तो इस तरह पूरा सर कानून बना। अब सर अब तो खड़े कर सकते हैं? नहीं सर। अब देखें, अब दूसरी बात हमें समझनी है कि देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी टैक्स के सिस्टम को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। देखें, 2010 से पहले सारा का सारा जो टैक्स था वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता था। किसके अंडर में? फेडरल गवर्नमेंट में के अंडर में। सर आफ्टर 2010 जब 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन सर? 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वहां पे क्या किया गया कि दो हिस्से कर दिए गए, एक बन गई आपकी फेडरल गवर्नमेंट, एक बन गया आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ जो टैक्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में दे दिए। ठीक है। कि कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट इन टैक्सेस को कलेक्ट करने का राइट है, इन टैक्सेस के ऊपर लॉ बनाने का राइट है, और ये जो पैसा आएगा टैक्स का वो सब के सब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। अब वो कौन से कानून है मैं अभी आपको बताता हूं। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी राइट दिए गए कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये टैक्स की कलेक्शन कर सकती है, और इस टैक्स की कलेक्शन करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अपने कानून बनाएगी। अब दो तरीके की लिस्ट आई। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में दो तरीके की लिस्ट बनी, एक बनी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक बनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ने हमें यह बताया कि सर कौन कौन से कानून फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। मतलब कि कौन कौन से कानून, मैं लिख देता हूं,
ठीक है, तो कौन कौन से कानून फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे? तो सर आए पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कानून फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। नंबर 1, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ फेडरेशन, मतलब फेडरेशन मतलब फेडरल गवर्नमेंट, उसके पास क्या पावर है? नंबर 1, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब सर इस मुल्क में जितना भी इनकम के ऊपर टैक्स है, अब आपको पता है लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो जितना भी इनकम के ऊपर टैक्स है, ठीक है, वो किसके अंडर में आएगा? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में। सर टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन, जितनी भी कंपनीज है उनका टैक्स भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। उसके अलावा सर टैक्स ऑन मिनरल ऑयल्स, जितनी भी एनर्जी सेक्टर्स पे एनर्जी सेक्टर्स के टैक्सेस है वो भी सर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। इसके लिए कानून बनाया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मैंने कहा ना पार्लियामेंट से कानून बनेगा, तो सर कौन सा कानून बनाएगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कंप्लीट डिटेल होगी, जितने भी इनकम कंपनीज के टैक्सेस, इंडिविजुअल टैक्सेस की जितनी भी डिटेल होगी, कैसे कलेक्ट होगा, किन के ऊपर अप्लाई होगा, किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो सारी डिटेल हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर मिलेगी। एडिशनली सर इन्होंने टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चर, सर जितनी भी गुड्स सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, सर टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट एंड मशीनरी, सर कुछ टैक्सेस होते हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बनता है, उसके लिए जो कानून बनाया गया है वो बनाया गया है सर सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स एक्ट। ये डिफरेंट कानून बनाया गया है सेल्स टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट कानून बनाया गया। मैंने कहा ना कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगेगा, उसके लिए सेल टैक्स एक्ट बनाएगा जो हम पढ़ेंगे, एफईडी बनाएगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम एक्ट। ठीक है सर, लास्ट टैक्स ऑन वैल्यू कैपिटल एसेट्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक टैक्स है जो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सर इसके लिए कैपिटल वैल्यू टैक्स बनाया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 1989, और हम अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक टैक्स पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, सेट है। तो ये आगे की बात है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर में बताता रहूंगा। तो ये हमें पता चल गया कि सर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। आगे चलते हैं सर, इसी तरह के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। तो सर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो मतलब के सर्विसेज, अब देखिए मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, दो चीजों पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब कि सर गुड्स के ऊपर जितना भी टैक्स है, गुड्स के ऊपर जितना भी टैक्स है वो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास। मैं यहां आपको अच्छे से समझा देता हूं कि सर्विसेज मतलब कि सर सेल्स टैक्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है सर, एक है गुड्स और एक है सर्विसेज। दोनों के ऊपर सेल टैक्स लगता है, लेकिन सर गुड्स के ऊपर जितना भी टैक्स है, जो टैक्स कलेक्ट होगा, मतलब कि कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक गुड्स के ऊपर जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। सेम सर सर्विसेज पे जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, सर्विसेज पे जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। अब सर आपको पता है पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोविंस है? सर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, ये हमारे 4 सूबे हैं। और सर एक और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये भी एक आपका सूबा है, इस्लामाबाद कैपिटल, और सर मैं नॉर्मल सा लिख देता हूं टेरिटरी। ठीक है सर, स्पेलिंग नहीं आ रही, जो भी है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इन सूबों के पास, इन सूबों में जो भी सर्विस होगी, मतलब कि सिंध के अंदर कोई सर्विस हुई, जैसे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, सर्विस बेच रहा हूं ना, तो मुझ पे जो सेल टैक्स मैं चार्ज करूंगा वो किसके पास जाएगा? सिंध में, क्योंकि मैं कराची में बैठ के सर्विस दे रहा हूं। इसी तरह कोई पंजाब में अगर टीचिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कहां देगा? पंजाब में सेल्स टैक्स देगा। इसी तरह केपीके का केपीके में, बलोचिस्तान। तो हर सूबे ने अपने अपने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के कानून बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सर बड़ा जानना जरूरी है अगर आप आगे टैक्स कंसल्टेंट बनने वाले हैं और वीडियो देख रहे हैं मेरी, और ये आपको आगे ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब आए कि सर ये तो बता दिया, सर बाकी क्या है? टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर जितना भी टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, सर प्रोफेशनल टैक्सेस, टैक्सेस ऑन लग्जरी हाउसेस, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी, जितनी भी सर आप एक गाड़ियां आप सिविक सेंटर जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हो, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे के सारे टैक्स किसके अंडर में आते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर। जो प्रोविंस है वो अपने मुताबिक टैक्स को कलेक्ट करेगी। तो सर ये पूरा एक सिस्टम था, टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान के। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कानून बनाया जाएगा, फिर लॉ बनेगा, लॉ पार्लियामेंट से बनेंगे और कानून पास होंगे। फिर सर हमने ये पढ़ लिया
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक किया है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक प्रोविंशियल। फेडरल ये वाले टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और ये वाले टैक्सेस सर जितने भी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अब सर ये तो बन गया, तो सर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी कोई इदारा बनाया गया होगा। तो सर देखें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, अच्छा ये सारे सर कानून में बता चुका हूं, लेजिस्लेटिव टूल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना, सेल्स टैक्स एक्ट और रूल्स बने, इसके रूल्स, तो ये सारी चीजें तो हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे। आए सर, अब सर टैक्स अथॉरिटी भी बनानी पड़ेगी। जैसे कि पाकिस्तान में जो टैक्स अथॉरिटी का नाम है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब टैक्स का काम, टैक्स की कलेक्शन कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेगा ना, वो तो एक डिपार्टमेंट बनाएगा। तो एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है जिसका काम है टैक्स की कलेक्शन करना। तो सर इसके अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं ये भी देख लेते हैं। सर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होता है। अच्छा इनके जो लोग होते हैं इनको हम कमिश्नर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नर या टैक्स ऑफिसर्स। तो एक होता है चीफ कमिश्नर, एक होता है उसके अंडर में कमिश्नर, फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, ये जब हम अपील के चैप्टर में आगे जाएंगे तब मैं बताऊंगा। एक होता है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, सर ये छोटी पोस्ट के होते हैं और इनके अंडर में होते हैं सर, ये ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू में दो पोस्ट होती है, एक होती है डिप्टी कमिश्नर और एक होती है असिस्टेंट कमिश्नर। तो सर ये जो लोग हैं, जैसे कंपनी में हायरार्की होती है, सीईओ होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इसी तरह ये इनकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पूरी अथॉरिटी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो डिपार्टमेंट है जिसका काम है टैक्स की कलेक्शन करना। लेकिन किसके लिए? सर फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और हर सूबे के अपने अपने भी डिपार्टमेंट है। जैसे कि मैं सिंध में बताऊं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एसआरबी, हाँ वो एक डिपार्टमेंट है, उसका काम है सिंध में जितना भी सर्विसेज के ऊपर है उस पर टैक्स कलेक्ट करना। फिर केपीके में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और बलोचिस्तान में बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, और फेडरल की है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो आई होप सर आज आपको टैक्स के सिस्टम और टैक्स के कानून और उसके पीछे का बैकएंड के बारे में पता हुआ होगा। जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी ना बॉस, तब तक हम आगे टैक्स के कानून को नहीं समझ पाएंगे। हमें पहले पीछे पता होना चाहिए कि बना कैसे, इसके पीछे कौन सा मेन कानून है जिसने बताया कि टैक्स का कानून बनेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।